बच्चों ये 9.8 कैसे आया है? तो देखो बच्चों, इसमें मास ऑफ अर्थ डाला गया है, इसमें जी की वैल्यू डाली गई है, इसमें आर की वैल्यू डाली गई है, तब जाके इस स्मॉल जी के वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 आया है। समझ रहे हो ना, किसी ने आपके लिए मेहनत किया है, क्योंकि उसने रेडियस ऑफ अर्थ को इसके अंदर डाला है। बेटा ये फॉर्मूला में यहाँ 6400 डाल के स्क्वायर किया, जी का वैल्यू अभी जो पीछे लिखा था उसको डाला है, एम की वैल्यू मास ऑफ अर्थ क्या होता है, तो मास ऑफ अर्थ हालांकि याद नहीं रखना है, लेकिन 6 × 10⁻24 kg, ये मास बहुत कम है ना, इसको तो तुम एक हाथ से उठा लोगे। 6 × 10⁻24 kg को एक हाथ से उठा लोगे। 6 × 10⁻24 हल्का होगा? अरे मैथ नहीं पता तुम्हें? 6 × 10⁻24, फिर पावर का मतलब क्या होता है पता ना? जैसे, हाँ, हाँ, तो यहाँ होता 6 के बाद कितना जीरो लगाओ? 24। अब जितने हो देख लेना, गिनते रहना, मेरे को पता नहीं कितने हुए। एक लाइन में कितने हैं? 12 24 हो गए दो लाइन में, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इतनी भारी है पृथ्वी पर, इतनी केजी भारी है। ये बहुत हल्का होगा, तुम एक हाथ से उठा लोगी। तुम्हें पावर का मतलब समझ में नहीं आया? गिनना जरा। वन, टेंस, हंड्रेड, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़। अब कहाँ तक जाए, बढ़ते जाए। ठीक है ना? ये बहुत भारी है, पृथ्वी का वजन है, तुम एक हाथ से पृथ्वी उठा लोगी? कैसी बात है? स- समझ में आया कि नहीं है तुम्हें? ये बहुत भारी, अरे तुम्हें पावर का इतना तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा नंबर है। 6 × 10⁻24 बहुत बड़ा नंबर है। तुम लोग रावण को जानते हो? रावण को, रावण को जानते हो? रावण कौन था? आप जानते हैं बेटा रावण के बारे में? तो रावण को युद्ध करने का बहुत ज्यादा मन था, वो युद्ध करता रहता था हमेशा, उसको लड़ने का बहुत ज्यादा शौक था, यहाँ से वहां युद्ध करते रहता था। तो उसकी वाइफ थी मंदोदरी, जानते हैं इसके बारे में आप? तो मंदोदरी बहुत इंटेलिजेंट थी। तो उसने अपने गुरु के पास, जो कि इंडिया में रहते थे, उनसे बोला कि ऐसा एक गेम बनाइए जिसमें युद्ध जितना ही मजा आए, जिसको अगर युद्ध का शौक है उतना ही मजा आए। तो उनके गुरु ने क्या बनाया? चेस। क्या बनाया? चेस। चेस जानते हैं सब लोग आप? तो चेस का ओरिजिन इंडिया में हुआ था। कितने कितने स्क्वायर होते हैं चेस में? कितने स्क्वायर होते हैं चेस में? पता नहीं कितने होते हैं। 64। कितने स्क्वायर होते हैं? 8 × 8 64। कितने स्क्वायर होते हैं? 64। तो उसने गेम बना दिया, तो गेम बना दिया तो रावण को बहुत मजा आया। तो फिर उसके बाद वो कई दिन तक गेम खेला। गेम खेलने के बाद उसको मजा आ गया, तो उसने बोला कि जिन्होंने भी इसको बनाया हम उनको रिवार्ड देना चाहते हैं, हम उनको इनाम देना चाहते हैं। तो गुरु ने देखा कि इसको तो अहंकार हो गया, इसको तो घमंड हो गया कि हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो गुरु को फिर बुलाई मंदोदरी की, बुलाना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं रावण। तो जब वो सभा में आए तो देखे कि रावण को अहंकार होगा कि हम तो सब कुछ दे सकते हैं। तो उनके गुरु ने क्या बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, चेस में 64 स्क्वायर्स हैं,
हाँ, पहले स्क्वायर पे 2 दाना रखो, वीट का, गेहूं का। अगले वाले स्क्वायर पे उसका डबल कर दो, 4 रखो। अगले वाले स्क्वायर पे इसका डबल कर दो, 8 रखो। अगले वाले स्क्वायर पे इसका डबल कर दो, 16 रखो। ऐसे करते करते 64 स्क्वायर तक जाओ। मतलब पिछले वाले का डबल अगले वाले में, अगले वाले का डबल उससे, उससे ऐसे करते 64 तक जाओ। उसका जितना ग्रेन्स बनेगा वो ग्रेन्स हमको दे देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसको कितना ग्रेन मिलेगा, लास्ट वाले कॉलम में कितना ग्रेन आएगा, 2 का पावर 64। लास्ट वाले में कितना आएगा, 2 का पावर 64। ये लास्ट वाले में आएगा। उससे पहले वाले में कितना आएगा, 2 का पावर 63। उसके पहले वाले में कितना है, 2 का पावर 6। अब ऐसे उसके बाद ग्रेन हुआ। तो उसने बोला बस इतनी छोटी सी मांग आप, इतना छोटी सी बात। रावण बोला इतनी छोटी सी बात अभी पूरा करवा देते। मंत्री को बोला जितना ये मांग रहे दे दो। मंत्री बोला ठीक है, कैलकुलेट करते हैं पहले मांग कितना रहे। मंत्री को लगा उसको कि 10 मिनट में आ जाएगा। मंत्री पूरे 3 दिन लग गया कैलकुलेशन में उसको। 3 दिन बाद कैलकुलेट करता हुआ आया, फिर बोला कि तुमने दिया नहीं अभी तक, तुम 3 दिन तक कहाँ गायब थे? बोला मैं तो कैलकुलेट कर रहा था ये कितना होगा। तो बोला कि तुमने दिया नहीं, तो बोला कि एक काम करिए आप, इस धरती के पूरे समुद्र को सुखा दीजिए। इस जगह पे जितने लोग रहते हैं इस धरती पे उतने लोग को हटा दीजिए। सारे जंगल को काट दीजिए। उसके बाद जो जमीन बचे उस जमीन पर गेहूं की खेती कीजिए। गेहूं की खेती कीजिए। उसके बाद जो अनाज निकलेगा वो भी इससे कम होगा। सी द पावर ऑफ मैथ, सी द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पावर समझ में आ रहा है तुमको? वो भी इससे कम होगा। आप तो साइंस के तब टीचर हो, मैथ हाँ, कहाँ से आ गई? आप तो साइंस के टीचर हो, मैथ कहाँ से आ गई? अभी बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ, जैसे अभी देखो तो 10 रेज़ टू पावर 24 ही नहीं क्लियर है, तुम लोग को लग रहा है कि अभी एक क्लास में बच्ची करेगी 10 रेज़ टू पावर 24 हाथ से उठा लेंगे। तभी समझाना पड़ा ना मेरे को। नहीं तो इसका मतलब ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रावण बहुत चिंतित हुआ कि ये तो, अब उसको चिंता हो गई, अब क्या करूं? अब तो वचन तो दे दिया, ये तो देना ही पड़ेगा। तो रावण चिंतित हुआ, तो फिर वाइफ ने देखा कि अब तो चिंतित हो गया ये। फिर बोला कि क्या हुआ बताओ। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मंदोदरी ने कहा कि इसका भी उपाय हम बताते। तो उसने बोला कि आप एक बड़े से मैदान में गेहूं का ढेर लगवा दीजिए, जितना ढेर लगवा सके, हीप, हीप ऑफ व्हीट लगवा दीजिए गेहूं के मैदान। फिर उसके बाद गुरु जी को बुलाइए। तो गुरु जी को बुलाया गया। उसने लगवा दिया गेहूं का ढेर दूर तक मैदान में, हीप लगवा दिया। फिर गुरु जी को बुला के बोला कि गुरु जी उतना ही है, आप काउंट कर लीजिए। उतना ही आप क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो बताओ गेहूं के हीप को कोई काउंट करेगा? तो वो समझ गए गुरु जी की, मतलब ये तो गेम हो गया है थोड़ा। ठीक है ना? तो 2 का पावर 10 रेज़ टू पावर 24। उस क्लास में उधर उधर। अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, मानो सर पढ़ा रहे हैं। 10 रेज़ टू पावर 24 इज ए ह्यूज नंबर, समझ में आ रहा है आप लोग को? 10 रेज़ टू पावर 26 इज ए ह्यूज नंबर। तो बच्चों अर्थ के लिए, देखो इधर ध्यान से बात में आ जाओ पीछे। अर्थ के लिए किसी ने एम की वैल्यू डाली, कितनी डाली, 6 × 10 रेज़ टू पावर 24। फिर अर्थ के लिए किसी ने जी की वैल्यू डाली, जी की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखा बच्चों, नहीं पता बेटा आप लिख लेना, ठीक है? 6.67 × 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। आप लिख लेना बेटा, 6.67 × 10 रेज़ टू पावर -11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू। तो किसी ने कैपिटल जी की वैल्यू डाली, किसी ने एम की वैल्यू डाली, फिर आर की वैल्यू डाली मीटर में। किसमें डाली, मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। बता बेटा बता, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? बैठे बैठे बताओ, बैठे। हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? नहीं पता? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000 करना पड़ेगा बेटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000।
तो क्या करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई करना हो, तो ये सब पूरा सॉल्व करके वैल्यू कितना आया, ये सब पूरा सॉल्व करके वैल्यू कितना आता है, 9.8। ये पूरा सॉल्व करके वैल्यू कितना आता है, 9.8। जी की वैल्यू क्या आई थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिखा था ना, अर्थ के लिए जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, लिखा हुआ है यहाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबको याद ही रहना चाहिए। ये फॉर्मूला जो बॉक्स में, ये भी सबको याद होना चाहिए। और ये जो जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ याद होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, समझ आ रहा है नहीं? अर्थ का रेडियस याद होना चाहिए, याद रहेगा सबको, 6400 किलोमीटर। अर्थ का जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रहेगा ना? याद ही होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए, तो बच्चों देखो, एक चीज होता है वेट और एक चीज होता है मास। तो डेफिनेशन लिखो, मास एंड वेट। लिखो मास एंड वेट, मास एंड वेट। देखो मास एंड वेट, ठीक है? देखो मास क्या होता है, मास इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, देखो मास हेडिंग डालो बेटा, मास, मास एंड वेट में हेडिंग डालो मास। देखो इट इज द सम ऑफ मैटर, इट इज द सम ऑफ ऑल द मैटर्स, it is the sum of all the matters present in the body, it is the sum of all the matters present in the body, it is the sum of all the matters present in the body, it is the sum of all the matters present in the body, it is the sum of all the matters present in the body। ठीक है, एक बॉडी में जितने मैटर है उनका टोटल सम क्या कहलाता है, मास। इट्स यूनिट इज केजी। लिखो इसके आगे, इट्स यूनिट इज केजी। इसका यूनिट क्या होता है, केजी। इट्स यूनिट इज केजी। अगला लिखो वेट, डेफिनेशन डालो वेट। वेट लिखो, वेट, वेट के बारे में लिखो, वेट के बारे में लिखो। लिखो, इट इज अ फोर्स applied by, it is a force applied by the earth, it is a force applied by the earth on an object, it is a force applied by the earth on an object towards its center, it is a force applied by the object, it is a force applied by the earth on an object towards its center, towards its center, towards its center। लिख लिया, towards its center। इधर ध्यान दो बच्चों, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, देखो इस एक क्या लिखो, इट्स यूनिट इज न्यूटन, इट्स यूनिट इज न्यूटन, इट्स यूनिट इज न्यूटन, इट्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है? तो बच्चों देखो, मास जो होता है उसको केजी में मेजर किया जाता है, और ये वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स। कौन सा फोर्स, जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, एम इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। लिख लो वेट वाले अंदर फॉर्मूला लिख लो, वेट बराबर होता है एम इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। एम केजी में है, जी की वैल्यू अभी जानते हो ना, अर्थ के लिए जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के लिए जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अर्थ के लिए जी का वैल्यू इतना होता है। चलो बताओ, तुम लोग जो कहते हो कि मेरा वेट कितना केजी है, 50 केजी है, ठीक है ना? या बोलते हो ऐसा, 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी बोलते हो ना? तो वो बताओ, आप लोग वेट क्यों कहते हो उसको? ये तो गलत है, वो तो मास आपका है। जो आप बोलते हो कि मेरा मास, तो वो आपका क्या है, वो मास है, वो वेट नहीं है, मास है 50 केजी। तो आपका वेट कितना होगा, तो आपका वेट कितना होगा, एम इंटू जी। तो आपका वेट होगा 50 इंटू 9.8, 50 इंटू 9.8। तो 9.8 को हम लोग क्या ले लें, लगभग 10। तो आपका वेट होगा 500 न्यूटन, लगभग। कितना वेट होगा आपका, 500 न्यूटन। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन गांव या यहाँ के जो लोग भी हैं जो साइंस नहीं पढ़े हैं, वो अपने मास को ही वेट कहते हैं, लेकिन मास क्या होता है, केजी।
और वेट क्या होता है, न्यूटन। वेट फोर्स होता है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, समझ रहे हो ना। तो वेट आपका कितना है, 550 × 9.8। फॉर्मूला लिखा है ना, मास। इसमें लिख लो पहले, अच्छा एक बताओ, नोट करके एक बात लिखो, नोट करके, इसी के अंदर देखो, मास, सॉरी, वेट वेरीज फ्रॉम, वेट वेरीज फ्रॉम, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, varies from place to place. Weight varies from place to place, but mass always remain constant. Weight varies from place to place. Weight varies from place to place, but mass always remain constant. Weight varies from place to place, but mass always remain constant. But mass always remain constant. बच्चों, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वेट वेरी करता है, लेकिन मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे अगर कोई बोले कि मेरा वेट 50 kg है, तो उसका वेट अर्थ पे 50 kg है, तो उसका वेट मून पे कितना होगा, 50 kg भी होगा। ठीक है ना। तो बेटा वेट अगर बोले कि कोई भी स्टोन है, वो यूनिवर्स से अर्थ पे आ रहा है, तो उसका क्या चीज बदलेगा और क्या चीज नहीं बदलेगा, तो उसका मास नहीं बदलेगा, लेकिन उसका वेट बदल जाएगा। वेट क्यों बदल जाएगा, क्योंकि जी बदल जाएगा। बच्चों वेट के फॉर्मूला में क्या है, एम इंटू जी, है कि नहीं। तो एम तो फिक्स रहता है हर जगह, लेकिन जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो मून की जी होती है वो अर्थ के जी से 6 टाइम्स कम होती है। तो अगर मून की जी बात करें बेटा, जी एट मून, मून पे अगर जी की बात करें, जी एट मून इज 6 टाइम्स लेस देन जी एट अर्थ। यानी अगर पृथ्वी पे जाओगे तो आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। आपका वजन मून पे क्या हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। अर्थ से अगर आप मून पे जाएंगे तो आपके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये लिख लेना बेटा कि जी मून इज 6 टाइम्स लेस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी का मास 60 kg है, ऊपर सुन, अगर कोई क्वेश्चन पूछे किसी का मास 60 kg है, ठीक है ना, तो बताओ इसका मास मून पे कितना होगा। अगर यहाँ पे किसी का मास 60 kg है, मून पे कितना होगा, हाँ, कितना होगा मून पे। केजी यूनिट किसकी होती है, किसकी यूनिट होती है, केजी। वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो अर्थ पे अगर किसी का मास 60 kg है, तो मून पे उसका मास कितना होगा, 60 kg। कहीं भी लेके चले जाओ, मार्स पे उसका मास कितना होगा, 60 kg। लेकिन अगर किसी का अर्थ पे वेट 600 न्यूटन है, क्या है अर्थ पे वेट, तो मून पे उसका वेट कितना होगा, मून पे वेट कितना होगा, 100 न्यूटन। क्यों, हाँ, तो जी की वैल्यू 6 टाइम्स कम हो जाएगी, तो मून पे वेट कितना आएगा, 100 न्यूटन। बेटा आपको आ रहा है समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना, मून पे आपका वेट कम हो जाता है, अर्थ पे आपका वेट ज्यादा रहता है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बार बताओ, जी के फॉर्मूले में आप लोगों ने देखा कि जी बराबर क्या निकला था, GM/R²। इसमें एम क्या था, अभी बताया, एम क्या था, किसका, किसका था, अर्थ का। आर क्या था, किसका था, अर्थ का। तो बच्चों इसमें बताओ ऑब्जेक्ट का मास है, नहीं है ना। तो इसका मतलब जो जी है, जी का मतलब क्या है कि कोई किस तरीके से अर्थ के ऊपर गिरेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब मास के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता। इधर आओ, पेन लेके आओ, पेन लेके आओ, अरे तुम पेन यही अपना पेन लेके आओ, गधा कहीं का। इधर आओ, स्टिक लेके आओ, खड़े हो जाओ, दोनों को एक साथ छोड़ो। हाँ, इधर देखो ध्यान से, हाथ दोनों फिर से छोड़ो। देखा देखा नहीं बेटा आपने, ध्यान से देखो,
नीचे कौन पहले गिर रहा है देखो, नहीं दिख रहा है आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कर रहा है एक्सपेरिमेंट। बच्चों जी, जी के वैल्यू के ऊपर मास का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। तो चाहे स्टिक हो चाहे पेन हो, दोनों एक जैसे नीचे गिरने चाहिए। एक जैसे गिर रहे थे ना, तब तुमको कैसे लग रहा है कौन? ये छोड़ने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन दोनों, हाँ, दोनों एक्सपेरिमेंट करोगे एक साथ गिरेगी। समझ आ रहे हैं? ले आओ इधर, बताओ इसको। देखो फिर से, दिख रहा है बेटा आपको? दोनों एक साथ गिरेंगे। कोई और ऑब्जेक्ट ले आओ जो टूट ना सके, नॉन ब्रेकेबल। कोई नॉन ब्रेकेबल, कोई बात नहीं, ले आओ उसी। तुम करके एक्सपेरिमेंट अपने पास देख सकते हो इसको, ठीक है ना? चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्यों यहाँ पे ऐसा, क्यों कि फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये जो जी होता है, ये जो जी होता है ये, अच्छा कोई चीज नीचे किस रफ्तार से गिरती है, किस एक्सेलरेशन से गिरती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरती है। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरती है कोई भी चीज नीचे, समझ में आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अगर वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो चाहे भारी चीज हो चाहे हल्की चीज हो, दोनों एक साथ गिरेंगे। कभी आप कोई भी ऐसी चीज को छोड़ के देखिएगा। ज्यादा अगर आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है, तो अपने मम्मी का मोबाइल लेके छोड़ के देखिएगा साथ में कुछ हफ्ते, ठीक है? और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है, फ्रिक्शन का भी हो जाएगा सर, फ्रिक्शन भी हाँ, लग साथ में। क्या हो जाएगा? साथ में फ्रिक्शन का भी काम हो जाएगा, गाल लाल तो रखेगा हाँ, बस। हाँ। उसके बाद अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करने का मन है, घर में कोई भी घर में कोई भी सिरेमिक का कोई कंटेनर होगा, उसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। सर ये तो फेंक आप, ले, सर हाँ, ये फेंक दे, ये फेंक दे। हाँ, या ग्लास का कोई जार हो उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? इससे आपको क्लियर क्यों होगा? क्योंकि आप एक बार पिट जाएंगे। जब आप एक बार पिट जाएंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगी ये बात, कि दोनों चीज एक साथ गिरेगी। लेकिन बच्चों इसमें अगर मान लो फेदर हो, फेदर मतलब पंख हो, या अगर कागज हो, जैसे एक कागज है और एक गेंद को नीचे गिराया जाए, तो कौन पहले नीचे गिरेगा? गेंद नीचे गिरेगी। तो बोलोगे कागज पे ग्रेविटी क्यों नहीं काम किया? तो कागज पे ही पे भी ग्रेविटी काम किया, लेकिन कागज के ऊपर एक और फोर्स लग गया, एयर रेजिस्टेंस। कौन सा फोर्स? एयर रेजिस्टेंस। एयर ने उसको, कागज को उठा लिया। अगर मान लो इस रूम से एयर निकाल दिया जाए, और अब और कागज और गेंद को गिराया जाए, तो दोनों एक साथ गिरेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कागज जब तक रहेगा तब तक नहीं, कागज और गेंद नहीं तो फिर एक साथ गिरेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? जी की वैल्यू याद रखनी है, क्या क्या चीजें हैं, क्यों क्यों है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? देख लो एनसीईआरटी की बुक देना जरा, उसमें न्यूमेरिकल करो। देखो ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल थोड़े बड़े बड़े होंगे, लेकिन किसी को परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं, आराम आराम से कैलकुलेशन करना है। बच्चों आप लोग में से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किसको आता है? इक्वेशन ऑफ मोशन आता है बेटा? लो, अब हमें पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग डालो, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके अंदर है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पहले भी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होता है। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बेटा आपको आता है ये? आता है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है बेटा? v इज फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन, नहीं लिखूं, समझ में आ रहा है? t क्या है? टाइम, नहीं लिखूं। s क्या है?
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एस है डिस्प्लेसमेंट। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद होना ही चाहिए। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये दोबारा लौट के आ रहे हैं, ये पहले ही आ चुके हैं, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का लिख लो बेटा, जिसको भूल रहा है थोड़ा थोड़ा। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस चैप्टर में हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे। इसी बहाने आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में भी तो न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले के ऊपर, तो बेटा रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए इसको फटाफट नोट कर लो। एक दोबारा से नोट कर लो इसको, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, इसीलिए आलस नहीं, कोताही नहीं बरतो, आराम से नोट कर लो इसको। लिख लिया? लिख लिया बेटा, सुनो अब ध्यान से। बच्चों अगर ग्रेविटी के केस में, इन केस ऑफ ग्रेविटी, इन केस ऑफ ग्रेविटी, इन केस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब जो अर्थ वाला केस है, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए का वैल्यू माइनस जी लिखना। ए की जगह क्या लिख देना? माइनस, माइनस जी। जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग लगभग उसको क्या लेके चलेंगे? 10। बेटा 9.8 इज क्लोज टू 10 ना, 10 लेके चलेंगे। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो उसकी रफ्तार धीमी होती है कि नहीं? जब ये ऊपर जा रहा होता है तो रफ्तार धीमी होती है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि उसकी स्पीड हर सेकेंड कम हो रही है। समझ में आ रहा है ना? इसी को हम लोग डी एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी एक्सेलरेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक टावर से नीचे की ओर गिराया जाए तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या डालोगे? प्लस। समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू क्या डालोगे? प्लस। ये बस सेम फॉर्मूले पीछे वाले लगेंगे, बस ए की जगह माइनस जी हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, और प्लस जी हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट जाएगा। समझ में आ रहा? डन। चलो लिखना है इसको कि ठीक है, चलेगा। ऊपर जाते समय माइनस जी और नीचे आते समय प्लस जी। ऊपर जाते समय माइनस जी, नीचे आते समय प्लस जी। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन in the upward direction, an object is thrown in the upward direction with speed 30 meter per second. An object is thrown in the upward direction with speed 30 meter per second. ठीक है ना, फुल स्टॉप कर लिखो। फाइंड द 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, and also calculate the maximum height, and also calculate the maximum height, and also calculate the maximum, and also calculate the maximum height। ठीक है, निकालो। ए की वैल्यू 10 लिख लो। टेक ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू प्लस जी, टेक ए इक्वल टू प्लस जी, ए इक्वल टू प्लस जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ए की वैल्यू यहाँ प्लस जी लेनी है और उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। ठीक है ना, ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। कैसे करोगे बेटा? पहले डेटा लिखो। अच्छा सुनो, जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसमें हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे? बदलने वाली चीजें कितनी थी हर इक्वेशन में? चार। पहले को देखो, v बराबर u प्लस ए टी, तो v एक, u दो, a तीन और t चार। किसी भी इक्वेशन को देखोगे तो इस तरह चार चीजें हर इक्वेशन में मिलेगी। चार चीजें हर इक्वेशन में मिलेगी, समझ रहे हो? हर इक्वेशन में कितनी चीजें मिलेंगी? चार। तो बच्चों चार में से अगर आपको तीन पता है तब तो जाके आप चौथे को निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हमेशा क्वेश्चन में सोचना
कि तीन चीज तो पहले पता कर, तब बची हुई दो चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगी। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, तो जो पता है उसको लिखते चलो। तो कितने से फेंका है, कितने से फेंका है, 30 मीटर पर सेकंड से। तो 30 मीटर पर सेकंड क्या होगा, यू होगा कि वी होगा? क्या होगा बेटा, 30 मीटर पर सेकंड यू होगा या वी? यू होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी होगा ना। यू मतलब प्रारंभिक वेग। तो शुरू शुरू में फेंका है 30 से, तो 30 क्या हो गया, यू हो गया। तो 30 मीटर पर सेकंड यू हो गया, तो ये हमारा यू का वैल्यू हो गया 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फेंका है। अब ये बॉल ऊपर जाएगा, एक और चीज हमें अपने आप पता है, ऊपर जाएगा तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, -g। तो ए की वैल्यू रहेगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीज पता चल गया। एक और चीज पता करना, तो ये बॉल कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे आएगा। एक और चीज बताओ जो बता सकते हो। हाँ, नहीं, ए की वैल्यू तो हो गया, यू की वैल्यू हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, एस बता, एस बचा। एस मतलब मैक्सिमम हाइट। इस केस में डिस्टेंस जो चले गया, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, क्योंकि हाइट ऊपर चढ़ रहा है ना आपकी बार। एस वही एच के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा एस तो क्वेश्चन ने पूछा ही है, और टी भी क्वेश्चन ने पूछ लिया। तो चार चीज तो खत्म हो गया, दो पता हो गया, दो क्वेश्चन ने पूछ ही लिया है। एक चीज बच गया, दो पता करना होगा। क्या बच गया, क्या बच गया, वी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा, कितना होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जाते जाते रुकी, और रुकने के बाद ही तो नीचे आएगी ना। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो वी की वैल्यू जीरो हो गई बच्चों, तो यहाँ वी इक्वल टू क्या लिख दोगे, जीरो। अब बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं जिसमें वी भी हो, यू भी हो, ए भी हो और टी भी हो। कौन सा इक्वेशन, पहला, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यूज करके टी निकाल दो फटाफट। v इक्वल टू यू प्लस एटी, यूज करके टी निकाल दो। टी कितना आ रहा है, आया बेटा, नहीं आया? देखो इधर पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इधर देखो बेटा, v की वैल्यू कितनी है, जीरो। u की वैल्यू कितनी है, 30। ए की वैल्यू कितनी है, -10। और टी की वैल्यू निकालनी है, छोड़ दो। अब बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -20। 30 - 20 कर सकते हैं माइनस, नहीं सर। -20। नहीं, गलत बेटा, नहीं कर सकते आप। अरे जब, एक बार बताओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर 20 + 2x है इक्वल टू जीरो है, तो तुम क्या बोल दोगे कि 22 बोल दोगे इसको, नहीं बोलोगे ना। तो 30 - 20 को तुम लोग फिर क्यों कर रहे हो कि 20 होगा। तो 30 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, -30। या 10t को इधर ला दो, इज टू -10t। माइनस से माइनस कट, जीरो से जीरो कट। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, 3 सेकेंड। नोट कर लो। एस निकालना है, चलो निकालो। एस निकालो बेटा। कैसे निकालोगे, दूसरे से तीसरे से?
दो इक्वेशन है ना, किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी जिससे उससे निकालो। दूसरा निकालो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए से, किसी से भी निकालो। आया तुम्हारा एस कितना? बेटा प्लस क्यूब माइनस, आ गया कितना? ये है ना बेटा, ठीक है, 45 इज करेक्ट। 33 जा 90, और ये 2 से कैंसिल हो गया, -5, -5 इंटू 9, 45, तो 90 माइनस 45 मीटर, तो इसका आंसर कितना आएगा? 45 मीटर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा ऊपर? डायग्राम भी विजुअलाइज होना चाहिए, केवल न्यूमेरिकल से मतलब नहीं है। ये मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर जाएगा? 45। तो बच्चों क्या तुम ये पता लगा सकते हो उसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, find the time taken by the ball to return from maximum height to ground, maximum height to ground, to ground, maximum height to ground, and also find, and also find the final velocity, and also find the final velocity, ठीक है बच्चों, इसको खुद से कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। कैसे करोगे? ठीक है ना, ये होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी खोलना है, उसमें जैसे ही खोलोगे कुछ क्वेश्चन है सॉल्व, उनको देख के आना है, उनको करके आना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, जो चीजें बच जाएंगी बेटा वो मैं करा दूँ, ठीक है। चलो साथ प्रैक्टिस करते रहना। सब कुछ है।